नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ आपका अपने इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का मौजू है सोल्जर ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के लड़ाके, भगवान के फौजी या अल्लाह के फौज। तो वहाँ पर ये नाम किसे दिया गया, क्यों दिया गया, इस पर हम बात करेंगे और इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स का क्या खेल था। बहुत अहम मौजू है। देखिए, आज इस सफ़र को जब हम शुरू कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रेज़िन्स्की जो एक सुरक्षा सलाहकार था, अमेरिका का रक्षा सलाहकार, एक पाकिस्तान में अफ़गान मुजाहिदीन और पाकिस्तान और अमेरिकी थिंक टैंक के साथ एक मीटिंग में जब ये हालात देख रहे थे कि क्या अफ़गान मुजाहिदीन, ये बात है 70 से 80 के दशक के बीच की, जब ये यहाँ पर यूएसएसआर के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, शांति सेना के नाम पर जो अफ़गानिस्तान पे रशिया का एक तरह से कब्ज़ा था, उन फ़ौजियों को हटाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस वक़्त याद कीजिएगा कि वो दौर था जब अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत थी और यूएसएसआर का एक तरह से कब्ज़ा ही था। उसके ख़िलाफ़ अफ़गान मुजाहिदीन जंग लड़ रहे थे और उसको समझते हुए, स्ट्रैटेजी को समझते हुए यहाँ अमेरिका ने एक खेल शुरू किया। ये खेल शुरू करने के लिए मैं इससे पहले ये थोड़ा सा इस सफ़र का थोड़ा सा रास्ता बता दूं कि उसके बाद हम सफ़र पर ही आ जाते हैं। ये जब एक वक्त था जब अमेरिका ने गॉड ऑफ सोल्जर ऑफ गॉड कहा अफ़गान तालिबान को। फिर उसके बाद एक दौर आया जब स्टूडेंट मूवमेंट यानी तालिबान मूवमेंट को खड़ा किया गया, तो इनको सम्मान के तौर पर बड़ी इनकी इज़्ज़त अफजाई की गई, तालिबान कहा गया। और यहाँ पर और भी बातें की गई, उसको भी बीच में लाता हूँ। और उसके बाद का सफ़र शुरू होता है जब इनको रेडिकल इस्लामिक कहा गया और टेररिज्म कहा गया और इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और वो सफ़र आज तक जारी है। मगर एक बार फिर से मूवमेंट बदल रहा है। शायद इस बार फिर जो पहले सोल्जर ऑफ गॉड कहलाए, उसके बाद वो इस्लामिक हुकूमत कायम करने लगे, उसके बाद उनको टेररिस्ट घोषित किया गया, उसके बाद वो फिर से वापस राजनीतिक हलकों में आ रहे हैं। वही अमेरिका उनके साथ समझौते कर रहा है। अब नया उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। मगर इस पूरे खेल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये इतना सीधा खेल था जिस तरीके से लोग समझ रहे हैं? क्योंकि पिछली बातें हम भूल जाते हैं, इंटरप्रिटेशन करना भूल जाते हैं और हम सिर्फ आगे आगे बढ़ते जाते हैं। यही शायद हमसे चूक होती है कि हम इनकी बारीकियों को समझे बगैर इनके ट्रैप में फंसते जाते हैं। और यही वजह है कि जियोपॉलिटिक्स के सिर्फ चंद खिलाड़ी पूरी दुनिया में अपना खेल खेलते जाते हैं। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। ये 70 से 80 के दशक में जिस वक़्त तालिबान यूएसएसआर के ख़िलाफ़, तालिबान नहीं, माफ़ कीजिएगा, अफ़गान मुजाहिदीन के नाम से जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो लड़ाई लड़ते लड़ते फिर यहाँ पर तालिबान की भर्ती की गई। 1979 की मैं बात कर रहा हूँ, जब ब्रेज़िन्स्की अमेरिका के रक्षा सलाहकार थे। तो पाकिस्तान में एक मीटिंग के दौरान यहाँ मुजाहिदीन को इकट्ठा किया गया, तालिबान की भी शुरुआत हो चुकी थी। और यहाँ पर ये एक बड़ी इमोशनल बात उन्होंने कही पाकिस्तान में बैठकर। अफ़गान मुजाहिदीन के साथ बात करते हुए ये कहा गया कि देखिए, ये जो दौर है, आप समझिएगा कि यहाँ पर आपकी मस्जिदें वीरान हो चली हैं, चूँकि कम्युनिस्टों का राज है और बड़ा इस्लाम का बोलबाला ख़त्म कर दिया गया। मैं आपके जज्बे को जानता हूँ, ब्रेज़िन्स्की कह रहे हैं कि हम आपके जज्बे को जानते हैं, समझते हैं। आप का जज्बा बहुत पाक है, पवित्र है, जीत आपकी ही होगी, आपकी ज़मीन फिर आपकी होगी, आपकी मस्जिदें फिर आपकी होंगी। और ये ईमान की बात और मस्जिदों को हासिल करने की बात कहकर जो है, यही अमेरिका उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, हथियार दिए, लड़ाई में मदद की। उस वक़्त तमाम, चाहे वो आलिम उलमा इकराम हो या फिर मुस्लिम पॉलिटिशियंस हो या मुस्लिम कंट्रीज़ हो, सभी खामोश थे। चूँकि यहाँ पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उन शब्दों के ख़िलाफ़ कोई जा नहीं सकता था, उन शब्दों के ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं सकता था। और ये भी सही है कि अफ़गान के लोगों को आज़ादी चाहिए थी अपनी कम्युनिस्ट हुकूमत से और रशिया की फोर्सेस से। तो ये दौर जब
चल रहा था, क्योंकि वो दौर भी अफ़गानिस्तान का सभी को याद होगा कि तब ये अफ़गानिस्तान का माहौल बड़ा खुला हुआ करता था, यहाँ पर मिनी स्कर्ट और ये सब कुछ भी चलता था, और एक मॉडर्नाइजेशन, सिनेमा, थिएटर सब कुछ हुआ करता था। भारत का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में हुआ करता था। ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर ये एक दौर आया जब ये सोचा गया कि क्योंकि ये कोल्ड वार का वक्त था, कोल्ड वार में किसी भी सूरत में अमेरिका ये चाहता था कि वो अपनी ताकत का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करे और रशिया को, यूएसएसआर को तोड़े, यूएसएसआर को तोड़ने के बाद उसे शिकस्त देने के बाद अपने आप को सुपर पावर, दुनिया में इकलौती सुपर पावर घोषित करे। इस मिशन में अमेरिका लगातार कामयाबी हासिल करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये देखिए, जब जियोपॉलिटिक्स में हम लोग जब बात करते हैं कि इसमें इमोशन की और हमारे सेंटिमेंट की, उसको कैसे एनकैश किया जाता है, चूँकि हम लोग ये मान लेते हैं कि आज जो भी हमारी धार्मिक तौर पर मदद कर रहा है वो हमारा कोई खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है और वो इस वक्त मदद पर उतर आया है, और इस तरह के तासुरात जो है वो बढ़ने लगते हैं आगे। मेरा स्पष्ट मानना है कि जियोपॉलिटिक्स में हर देश, हर दुनिया का ताकतवर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा कोई भी हो, वो चाहता है कि किसी भी तरीके से वो अपनी एक ताकत हासिल करे जिसके ज़रिए वो रोज़गार, धन, दौलत और यश यानी कि शोहरत भी हासिल करे और वो दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सके। इस स्ट्रगल में दुनिया के सभी छोटे बड़े देश लगे रहते हैं, अपनी कोशिश करते हैं तरक्की करने की, मगर इस एक लड़ाई में जो कुछ खेल खेलते हैं वो चंद लोग होते हैं ताकत के नशे के, वो जो दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाना नहीं चाहते, अपनी ताकत हासिल करना चाहते हैं। अलबत्ता वो इसमें कितनी माएँ जो हैं वो बे औलाद हो जाती हैं, कितनी हमारी बहनें बेवा हो जाती हैं, कितने हमारे भाई बच्चे यतीम हो जाते हैं, और कितने लाखों करोड़ों में ये जाने जाती हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। और ये नशा चंद लोगों का जो होता है वो बड़े षड्यंत्र के तहत इस गेम को खेलते हैं, और मज़हब का, धर्म का इसमें बड़ा ख़तरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये बात बड़े ध्यान से सुनने की है कि मज़हब के, क्योंकि इंसान जब से पैदा हुआ है, जब से धरती पर आया है, तब से लेके आज तक वो मज़हब से बाहर नहीं जा सकता है और नहीं कभी जा पाएगा। अलबत्ता इसको आप मज़हब को मानिए, आप मज़हब को फॉलो करिए, मज़हब की बातें, खुदा को मानिए। कोई, मैं न कम्युनिस्ट हूँ, ना मैं ऐसी किसी विचारधारा को प्रमोट कर रहा हूँ कि आप ईश्वरवादी ना रहें। अलबत्ता ये बताना चाहता हूँ कि आपके बीच में चंद लोग घुसते हैं और वो आपके मज़हब और आपके दीन और आपके धर्म का कैसे इस्तेमाल करते हैं और तुम्हें कैसे बर्बादी पर के राह पर ले जाते हैं। इसे सोचने समझने की अगर आप में सलाहियत पैदा हो जाए तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा होगा। अगर ना भी हो जाए तो भी मेरी कोशिशें अपनी जगह पर जारी रहेगी। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि वो ही ब्रेज़िन्स्की जो रक्षा सलाहकार अमेरिका का उस वक़्त था 1979 में, सोल्जर ऑफ गॉड यानी भगवान के लड़ाके, अल्लाह के लड़ाके कहकर जिनको मैदान में उतारा गया, उनका मकसद था यूएसएसआर को तोड़ना और अपने आप को सुपर पावर घोषित करना। और तमाम इन इलाकों में उसके बहुत सारे वसी तौर पर है, इस पर 100 एपिसोड बनाए तो एक एक बात समझी जा सकती है। मोटे मोटे तौर पर फिलहाल समझ लेते हैं चीज़ों को कि क्या इस केस में हुआ अफ़गानिस्तान का, क्योंकि अफ़गानिस्तान को अभी लेकर जो आप लोग ख्याल पाल रहे हैं या समझ रहे हैं, शायद वैसा होने वाला नहीं है। मैं अपनी ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ। फिर 1988 में एक समझौता होता है, ये समझौता होता है अफ़गान मुजाहिदीन के साथ में, और ये समझौता जिनेवा में होता है, और जिनेवा समझौते के तहत रशिया अपनी फ़ौजों को विड्रॉ कर लेता है। यहाँ देखिए लड़ाई चलती रही, घर बर्बाद होते रहे, तरक्की अफ़गानिस्तान की रुक गई। अलबत्ता यहाँ पर बहुत से लोगों को रोज़गार मिला तालिबान के रूप में, जिनको बाकायदा अमेरिका फंडिंग कर रहे थे, पाकिस्तान के ज़रिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, बल्कि अमेरिकन ट्रेनर्स भी, इस बात के शवायद मौजूद हैं कि वहाँ पर अमेरिकन ट्रेनर्स भी आते थे और उनको ट्रेंड करके एक बाकायदा सोल्जर बना रहे थे। और उनके जहनों में ये बात जो है
डाल दी गई थी कि हमें आपके विश्वास पर, आपके फेथ पर भरोसा है, आपके दीन पर भरोसा है कि आप फतेह हासिल करेंगे और ये आपका दीन है जो आपको फतेह दिलाएगा, आप लड़ते रहिए। और वो लड़े, अल्लाह ने खैर उनको फतह हासिल करवाई और 1988 में जो है जेनेवा समझौते के तहत रशिया ने विड्रॉ किया। 90 में तालिबान पूरी तरह अब फिर उरूज पर आ गए और उसके बाद यहाँ गृह युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि गृह युद्ध आपस में किस तरह एक गुट ने, एक कबीले ने दूसरे कबीले को मारा और किस तरह खून खराबा हुआ। उसके बाद फिर तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम की और यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम जो है वो कायम करने की कवायद शुरू कर दी। देखिए 2001 तक हुकूमत बनते हुए, बिगड़ते हुए, खेल बनते हुए आपने देखे और उसके बाद यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम को कायम कर दिया गया, मगर अमेरिका ने उसी इस्लामिक निज़ाम को मान्यता देने से इनकार कर दिया जिस इस्लाम के मानने वालों को इस्लाम का वास्ता देकर रशिया के खिलाफ लड़ाया गया और रशिया के खिलाफ लड़ाकर उसको जो है हार शिकस्त का सामना करना पड़ा। और शिकस्त का सामना करने के बाद जब ये इस्लाम के नाम पर, उसी नाम पर जिनको मैंने ब्रेंजविस्की का जिक्र किया है कि बार बार इस शब्द को दोहराया गया कि आप तो अल्लाह के सिपाही हो, अल्लाह की फौज हो और आपका फेथ सही है, आपका दीन सही है, मुझे पता है कि आपको फतह हासिल होगी, हम आपको मदद करते हैं। तो वो मदद जो है दीन और मजहब के नाम पर नहीं कर रहे थे, वो मदद कर रहे थे अपने मकसद को हासिल करने के लिए। और वो दीन को, मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि अफगानिस्तान को अपने आज़ादी का हक नहीं था, अफगानियों को जो है वो अपनी हुकूमत कायम करने का हक नहीं था, अपने तरह से निज़ाम चलाने का हक नहीं था, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। मगर जो एक तायद कर रहे थे उनको पता होना चाहिए था, उनको समझ में आना चाहिए था कि ये लोग जो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ तुम्हारे मजहब और दीन की बुनियाद पर कर रहे हैं या सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए तुम्हें धोखा दे रहे हैं और फिर वो बाद में भी तुम्हें धोखा देंगे, जो कि दिया गया। यानी जब उन्होंने इस्लामिक निज़ाम की बात की तो इसी अमेरिका ने इस्लामिक निज़ाम को अप्रूवल देने से मना कर दिया और तमाम इस दौरान स्ट्रगल चलता रहा तालिबान हुकूमत के बीच में, अमेरिका के बीच में, क्योंकि यहाँ पर कई धड़ों को और खड़ा कर दिया गया, चीज़ें जो है वो दूसरी तरफ जाने लगी और यहाँ लॉबिंग शुरू कर दी गई डेमोक्रेटिक सिस्टम की। यानी कि अफ़गानिस्तान में किसी भी तरीके से वो इस्लाम के नाम पर फतेह हासिल करवाना चाहते थे, लोगों को लड़ाना चाहते थे। लड़ाने के बाद जब इस्लामिक निज़ाम यहाँ पर कायम किया जाने लगा तो अमेरिका ने कहा नहीं, आप इस्लामिक निज़ाम कायम नहीं रख सकते हैं। मगर फिर भी तालिबान ने इस्लामिक निज़ाम को कायम किया। इसी वजह से असल दुश्मनी की वजूहात शुरू हो गई, क्योंकि वो दुनिया में इस तरह की हुकूमतें नहीं देखना चाहते थे, बल्कि यहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना चाहते थे, जिसमें अमेरिका जब कामयाब नहीं हुआ, थिंक टैंक कामयाब नहीं हुआ। चूँकि देखिए बड़ी सीधी बात है, आप कहेंगे कि वो अमेरिका अगर सिर्फ यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं आ रहा था तो उनकी क्या मजबूरी थी कि वो यहाँ पर फिर हमला करें और हमला करने के बाद वो 9/11 का बहाना हो या 13/14 का बहाना हो, ये सब बहानेबाजियाँ हैं, वो सब ड्रामे क्रिएट किए जाते हैं, गढ़े जाते हैं और गढ़ने के बाद जो है वो अपनी चीज़ें आती हैं। चूँकि जब इनकी मकसद हल नहीं हुए तो इन्होंने इनको रेडिकल इस्लाम कहना शुरू किया, फिर आतंकवादी कहना शुरू किया, हुकूमत गिरा दी गई। यहाँ पर अलकायदा को भी जो प्लांटेड किया गया सऊदीया के ज़रिए, जिस तरीके से ये पूरी भूमिका तैयार की गई कि इनको कैसे तोड़ा जाएगा, किस तरीके से इनको साबित किया जाएगा दुनिया के अंदर के आप ये आतंकवादी हैं, और उसके बाद जब इनको हम मारेंगे और यहाँ पर इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और कब्जा करेंगे तो दुनिया इसको जस्टिफाई करेगी और इस पर इनकार नहीं कर पाएगी। तो ये पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स का एक गेम होता है, जो पूरी बिसातें बिछाई जाती है, मोहरे रखे जाते हैं और मोहरे रखकर आगे बढ़ाए जाते हैं। देखिए, माफ़ करना, इस पूरे खेल में पाकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान के में जो कुछ हुआ उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखा, और ये इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में भी पूरी तरह से जब रखा गया तो इस एंगल से था कि ये जो अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं उनमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे थे। यानी कि पाकिस्तान की जो हुकूमतें थी, वो अमेरिका के इशारे पर काम करती थी, उनके कोलिशन में थी, और वहाँ पर चाहे कत्लेआम हुआ, चाहे जो भी हुआ,
क्योंकि पाकिस्तान के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे, वहाँ के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोग थे उनके रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। वही सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक वो अफ़गानिस्तान में इसलिए लाना चाहते थे चूँकि अपनी लॉबिंग के ज़रिए, अपनी मर्ज़ी से वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में लॉबिंग के ज़रिए चुनाव करवा के जिसे चाहे वहाँ प्लांट करेंगे और फिर वहाँ अपना आना जाना बनाए रखेंगे। यानी अफ़गानिस्तान भी और पाकिस्तान भी दोनों अमेरिका के गहरे दोस्त होंगे। और अभी भी चूँकि वक्त गुजरता गया और यूएसएसआर टूट चुका था और अब ये जो अफ़गानिस्तान से मिलती हुई ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चाइना, ये सारी सीमाएं हैं, इन सीमाओं को दिमाग में रखते हुए अमेरिका शायद ये चाहता था कि उनकी ऐसी ट्रीटी अफ़गानिस्तान के साथ और अफ़गान की डेमोक्रेटिक सरकार के साथ ऐसी जो है उनके डेवलपमेंट के नाम पर हम ऐसा कोई खेल खेलें कि यहाँ पर हमारी मजबूती बनी रहे और मानसिक दबाव के लिए, बढ़त हासिल करने के लिए चाइना और रशिया पर मॉनिटरिंग के लिए हम अपनी फौजों को यहाँ पर रखें। मगर जब उसमें वो सफल नहीं हो रहे थे तो फिर 9/11 का ड्रामा हुआ और 9/11 का ड्रामे के बाद में तालिबान को, जिनको उन्होंने अवार्ड से नवाजा, अपने यहाँ पर सोल्जर ऑफ गॉड कहा और उसके बाद उन्हें कहा कि इस्लामिक निज़ाम इतना अच्छा है कि आपकी मस्जिदें फिर आबाद होंगी, आपकी ज़मीन फिर अपनी होंगी। वो कल तक की बात करने वाले रेडिकल इस्लाम की बात करने लगे, इस्लाम दाढ़ी रखने टोपी रखने वालों को आतंकवादी कहलाने लगे और ये पूरी दुनिया में उन्होंने माहौल बनाने का काम किया। दुनिया के उनके जितने भी दोस्त थे, जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनके दोस्त थे, उन सबको कहा गया फेक भी लोगों को पकड़ा जाए और वो साबित किया जाए कि दुनिया में रेडिकल इस्लाम हो रहा है, ताकि वो जो कुछ खेल खेलना चाहते थे इस इलाके में, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इन तमाम जो मुस्लिम जगत फाइनेंशियली बढ़ रहा था, इसको मानसिक तौर पर दबाव बनाने के लिए पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बम चले, कहीं छूटे, कहीं आतंकवादी पकड़े गए, उनको 20 साल के बाद फिर वो रिहा भी किए गए। ये पूरे के पूरे गेम जो है जियो पॉलिटिक्स में वो लोग शामिल होते हैं जो सत्ताओं में बैठे होते हैं। आम जनता को इसका पता नहीं होता। आम जनता मीडिया में जो देखती है उनको वही सच लगता है, मीडिया में जो सुनते हैं वही सच लगता है। आपकी अपनी मर्जी सिर्फ जो है ये तय करती है कि आपको आपके लॉबिंग करने वाले, मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूं कि आपके बीच में कुछ लोग जो हैं वो जिनके आपके आइडियल होते हैं, इस तरह की लॉबिंग एजेंसियां उनको अवार्ड देती हैं, एजाज़ देती हैं, ताकि आपकी मानसिक कैप्चर को वो जो है कभी भी एनकैच कर सके और आपके इरादों को कभी भी बदल सके। आपके एक दो शहर में या मोहल्ले में या कहीं ना भी इस तरह की लॉबिंग होती है, वो लॉबिंग की वो चैन बना के रखते हैं, उनको भी पता नहीं चलता कि तुम्हारी चैन कैसे बनाई गई है। उनको सम्मान किया जाता है, कुछ लोग बुला के बिठा के चाय पिलाकर उनसे ख़ास बात करते हैं, तो वो सब उनके इन्फ्लुएंस में होते हैं। और जब उनको विचार बदलना होता है तो वो विचार मीडिया के जरिए डालते हैं और इन लोगों के जरिए उसको जस्टिफाई करा के आपके ब्रेन को वॉश कर देते हैं। यानी आप पूरी तरह से उनके कब्जे में हैं, आपकी सोच उनके कब्जे में है, आपका दिमाग उनके कब्जे में है। जब वो जो चाहते हैं कि आप ये सोचो वही आप सोचते हैं। यही वजह थी कि जब पूरी दुनिया को उन्होंने चाहा कि वो गॉड ऑफ सोल्जर समझे अफगान मुजाहिदीन को, अफगान तालिबान को, तो गॉड ऑफ सोल्जर कहकर, अल्लाह के सिपाही कहकर उन्होंने पूरी दुनिया से मनवाया, उनकी इज्जत अफजाई करवाई, उनकी तारीफ़ें दुनिया ने की। उसके बाद उन्हीं को रेडिकल इस्लाम भी कहा, उन्हीं को जो है आतंकवादी भी घोषित कर दिया और मार काट और तबाही मचाई। 20 साल जो कुछ आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने है, ये चलता रहा। अब मसला ये होता है कि ये बढ़त लगातार चलती रही और जिनको उन्होंने डिच किया था, तोड़ा था, ख़त्म किया था, धीरे धीरे रशिया फिर से जो है अपने उरूज पर आने लगा और उसने अपनी चुपचाप मेहनत करके कहीं मतलब अपनी ताकत को समेट लिया। और समेटने के बाद उसने एक दौर आया जब मैंने उस पर कई आर्टिकल भी लिखे थे, यानी कि 2014, 2013, 14, 15 आते आते तो पुतिन रशिया को एक ऐसी जगह पर ले आया अंदरूनी तौर पर जहां उसे ये ज़रूरत महसूस होने लगी कि अब हम लॉबिंग करेंगे और लॉबिंग करके अपने आप को रिवाइज करेंगे और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये दौर जो जब कोल्ड वार एक तरह से जो ख़त्म हो चुका था, वो फिर से कोल्ड वार हिडन तौर पर शुरू हो गया और रशिया ने बड़ी चतुराई से चाइना की मदद की और चाइना में को एक छूट दे रखी, बड़े शातिराना अंदाज में गेम खेला और चाइना को बढ़ने का मौका दिया गया। अब यूरोपियन पश्चिमी जगत ने, मुनाफा कमाने वाली कंपनियों ने यहाँ पर भारी इन्वेस्टमेंट किया, तकनीक दी और उसके बाद चाइना कहीं आगे निकल गया और चीज़ों को अपने मफाद में उसने मोड़ लिया। यानी ये वक्त बदलता है जियो पॉलिटिक्स में। पहले एक जियो पॉलिटिक्स का जो खेमा था वो जीत रहा था, अब दूसरा खेमा
इस पर आ गया। यानी वही यूएसएसआर इन तालिबान के ज़रिए जो तोड़ा गया था और जो टूट कर बिखर गया था, पूरे ये जो है ये चेन, आपको मैं बता दूं कि चेचेनिया, हर्जेगोविना, बोस्निया, हर जगह पर जो है वो एक मॉड्यूल पेश किए गए थे जहां पर लड़ाइयां चल रही थी, खून खराबे हो रहे थे, और यूएसएसआर टूटने के बाद वो सब शांत में हुए। मगर उसके बाद फिर अमेरिका ने फिर वही खेल शुरू किया जो यूएसएसआर कर रहा था। उसके बाद अमेरिका ने सेम खेल शुरू किया और देश के देश तबाह करने शुरू कर दिए। सबसे पहले अफगानिस्तान को तबाह किया, इराक को तबाह किया, फिर सीरिया को तबाह किया, फिर लीबिया की तबाही मचाई। मतलब कुल मिलाकर यमन में जो हो रहा है, ये पूरा खेल जो पहले रशियन खितों में खेलने को देखने को मिल रहा था यूएसएसआर में, अमेरिका ने उससे भी बदतरीन तरीके से लोगों की जान ली, लोगों को तबाह किया, बर्बाद किया, देशों को खत्म किया। यानी जो अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा था एक वक्त तक, उसके बाद उसी ने वही गेम शुरू किया और अब फिर रिवर्ट वहीं पर घूमकर दुनिया आ चुकी है। अब रशिया आगे बढ़ रहा है और चाइना को साथ लेकर बढ़ रहा है। अब वही तालिबान और वही अफगान मुजाहिदीन जो रशियंस को मारते थे, आज रशियंस की मदद ले रहे हैं, चाइना की मदद ले रहे हैं, अमेरिकन्स को मार रहे हैं। ये एक सीधी सीधी बात है जो अभी चल रही है। इससे आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। देखिए, इस्लामिक निज़ाम को कायम करने के लिए, ये मैं एक बात और भूल गया था, बीच में आपको बताता चलूं, जब ये लड़ाई लड़ रहे थे इस्लामिक निज़ाम कायम करने की, ब्रेज़िन्स्की ने बाकायदा वादा किया था तालिबान से कि जब आप जीत जाओगे तो आप इस्लामिक निज़ाम जो है यहाँ पर कायम कर सकते हो। उसके बावजूद वो निज़ाम कायम नहीं हुआ, चूँकि पॉलिटिकली यहाँ पर अनस्टेबिलिटी चाहते थे और यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना चाहते थे। ये सोचिए बगैर कि अफ़गानिस्तान का जोग्राफिया कैसा है, अफ़गानिस्तान की स्थितियाँ कैसी है, वो किस तरह एक अपने ट्राइब, अपने जो कबीलाई और अपने इलाकाई ख्याल के साथ जीते हैं, वो कभी बदले नहीं हैं, वो कभी बदल नहीं सकते। ये बात सोचे बगैर उनको एक माला में पिरोने की और डेमोक्रेटिक सिस्टम में लाने की जो एक कवायद थी, वो पूरी तरह अमेरिका की भी फेल हुई। अलबत्ता अब हम बिल्कुल कंक्लूजन पर आते हैं। ये इसलिए समझाना ज़रूरी था शायद मेरी तरफ से कि जितना सीधा हम समझते हैं गेम उतना सीधा नहीं होता है, ये बड़ा घुमा फिरा कर खेल खेला जाता है। अब रशिया ने अपनी जीत को फिर वापस अपने पास लाने के लिए, अमेरिका को पछाड़ने के लिए उसी तरह का गेम और उसी तरह का जाल बिछाना शुरू किया जो कि अमेरिका ने रशिया के खिलाफ बिछाया था। उनके अंदर देशों में जो स्टेट में उनके लड़ाई थी, उनमें कुछ हिस्सों को वो समर्थन कर रहे थे, हथियार मुहैया करा रहे थे, ये सब बातें भी चल रही थी। एक चीज़ देखिए, अब रशिया आगे बढ़ रहा है, मगर मुझे लगता है कि मैं बात ज़रूर यही करना चाहता था कि रशिया आगे क्या करेगा, इस पे मेरे ख्याल से हम आगे बात करेंगे। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात और छूट ना जाए हमारे समझने से कि ये गेम अभी जो यहाँ पहुँचा वो किस तरीके से पहुँचा है। देखिए, मेरा मानना ये है कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, चूँकि वो ख़त्म हो चुका है अफ़गानिस्तान में, और वो इसलिए ख़त्म हो चुका है चूँकि अब चारों तरफ अफ़गानिस्तान में टिके रहने के लिए अमेरिका का जो अमला है वो सुरक्षित नहीं है। चूँकि यहाँ पर ईरान चारों तरफ आप देखेंगे, उधर जो यूएसएसआर से अलग हुई कंट्रियां हैं वो रशिया और चाइना के साथ खड़ी हैं। इधर से ईरान की सरहदें लगती है, ईरान रूस के साथ खड़ा है। इधर पाकिस्तान अमेरिका को छोड़कर रूस के साथ और चाइना के साथ जा चुका है। यानी अफ़गानिस्तान के चारों तरफ से यहाँ हवा से एंटर करना भी अब अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं रहेगा। ये बात अमेरिका बहुत अच्छे से समझता है और वक्त रहते निकलकर भाग जाना चाहता है। चूंकि एयर स्पेस, आपने देखा पाकिस्तान ने स्पष्ट मना कर दिया, एब्सोल्युटली नोट, मतलब हम तुमको अड्डे नहीं देंगे और हम वो एयर स्पेस भी नहीं देंगे। तो यहाँ पर अमेरिका के रास्ते बंद कर दिए एक कूटनीतिक रणनीतिक चाल ने, जिसे चाइना और रशिया ने मिलकर बिछाया और चारों तरफ से अफगानिस्तान के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2010-12 से ही इस खेल को शुरू कर दिया गया था और 2014 में ही अमेरिका को यहाँ से निकलकर भाग जाना था जब ओबामा ने ऐलान किया था। मगर ये गेम जो है, एक मोहरा पलटने से 2-4 साल जियोपॉलिटिक्स के गेम आगे पीछे होना मामूली बात होती है और ये प्लान 10 से 20 साल को टारगेट करके बनाए जाते हैं, ये सिर्फ एक दिन में नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ अमेरिका के लिए टिका रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने समझौता किया
और ये पिछले कई सालों से लगातार जो है वो रशिया में पहले मीटिंग की गई, रशिया लीड कर रहा था, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ में मीटिंग चल रही थी, ये सब चीज़ें लगातार, फिर दोहा में मीटिंग चल रही थी अमेरिका के साथ में, तो ये सब कुछ चल रहा था और ये एक ट्रीटी हुई, एक इनके बाद संधि हुई, समझौता हुआ, उसमें इन्होंने विड्रॉल कर लिया। अब इसको प्रचार किया जा रहा है। देखिए, अफगानिस्तान के मुजाहिदीन की विजय तब भी हुई थी जब रशिया के खिलाफ थी, और विजय अब भी मानी जा सकती है कि हुई है, मगर ये वक्त से पहले ये ऐसी विजय है जिसे आप विजय तो कह सकते हैं, मगर ऐसी भी विजय नहीं कह सकते कि यहाँ पर अमेरिका को नस्तो नाबूद कर दिया, उनके जहाज छीन लिए गए, उनके टैंक उड़ा दिए गए तालिबान ने और सब कुछ उनका हासिल कर लिया। ऐसा भी नहीं है, बाकायदा विड्रॉ हो रहा है और अमेरिका के जाते हुए सैनिकों को कुछ नहीं कहा जा रहा है तालिबान के जरिए। इस बात को गौर से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगला पॉलिटिक्स जो जियो पॉलिटिक्स आएगी, आप मान रहे हैं कि इस्लामिक हुकूमत कायम की जाएगी, चीज़ें मॉड्यूल बनाया जाएगा, उसके पीछे क्या खेल है हम अगले एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें हम पूरी बात नहीं कर सकते। मगर एक चीज़ आप समझ लें कि जितनी सीधी बातें आज भी आप समझ रहे हैं कि तालिबान बस जीत गए हैं और अब इस्लामिक झंडा फहरा देंगे पूरी दुनिया में, ये सब इतनी जल्दी नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। इसको थोड़े से सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, और मीडियाबाजी में जो आपको हवा दी जाएगी बहुत ख़तरनाक होगी, उससे बचने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। ये प्रोग्राम बिल्कुल अधूरा है, अगले एपिसोड में मैं ज़रूर इसको कंटिन्यू करके ख़त्म करूँगा, ताकि वो तमाम चीज़ों को हम लोग समझ सकें कि आगे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अलबत्ता फ़िलहाल इतना ही है कि ये विड्रॉल, जैसे कि मैं बताया कि एयर स्पेस जो है वो उनको मिलने वाला नहीं था, अड्डे मिलने वाले नहीं थे, अमेरिका अफगानिस्तान में रह ही नहीं सकता था, रशिया चाइना ने उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, तो यहाँ से उनको विड्रॉ करना था, ये तय है। और आगे क्या होने जा रहा है पूरी दुनिया की लॉबिंग में, अफगान का क्या रोल रहेगा, पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा, भारत का क्या रोल रहेगा, और आगे नज़दीक में क्या हमको नज़र आ रहा है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। ख्याल रखिए अपना, और बिल्कुल आप अपने ईश्वर अल्लाह मज़हब को मानिए और अपनी जो भी इबादत है वो करिए, मगर धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर बेवकूफ़ बनना बंद करिए, क्योंकि वो जो चाल चलते हैं, जिन्हें हथियार बेचने हैं, उनके लिए मायने नहीं रखती हैं कि कितनी माएँ जो है वो बे औलाद हो जाती हैं, कितनी बहनें वो बेवा हो जाती हैं और कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं। उनके हथियार बिकने चाहिए, उनकी ताकत बनी रहनी चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं कि दुनिया खूबसूरत हो के बदसूरत। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे और इस प्रोग्राम की अधूरी बातों को पूरा करेंगे। खुदा हाफिज़।